नमस्कार। आज हम एपिसोड 16 में देखेंगे कि राजतरंगिणी का तरंग 2 जो है वो प्रताप आदित्य के राजा के नाम से आरंभ होता है। इससे पूर्व हमने देखा था कि युधिष्ठिर प्रथम जो है वो अपने तरंग 1 में आखिरी राजा वर्णित थे, लेकिन उनके बाद भी 192 साल उनका वंश चला और मेघवाहाना उनके पुत्र जो थे उन्होंने आगे वो चलाया। अब हम यहाँ पे प्रताप आदित्य जो थे वो बहुत ही परोपकारी राजा थे, लेकिन ये कश्मीर से इनका संबंध नहीं था। ये राजा विक्रमादित्य के वंशज के थे और ये राजा विक्रमादित्य उज्जैनी जो है या उज्जैन जो है वहाँ से उनका कोई संबंध नहीं था। ये उत्तर भारत के राजा विक्रमादित्य थे जिन्होंने साका वंशज को पराजित करके एक बलशाली राज्य कायम किया था और बड़े विख्यात थे। उन्हीं के डायनास्टी से राजा प्रतापादित्य आते थे। जैसे कि मैंने बोला, साका वंशज को उन्होंने हराया। फिर प्रतापादित्य ने जैसे ही कश्मीर में शासन किया, उन्होंने कश्मीर में ऐसा शासन किया कि जैसे लगता था कि उनकी पुरखे जो है वो सदियों से कश्मीर में ही निवास करती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कश्मीर को अपनाया। और ऐसे बहुत कम वर्णन मिलते हैं जहाँ कहीं बाहर से राजा आते हैं और वो उस धरती को अपना लेते हैं और उसी की बात करते हैं और लोगों में घुल मिल जाते हैं। प्रताप आदित्य बड़े परोपकारी राजा थे। कहते हैं कि कश्मीर काफ़ी फला फूला उस समय काल में, और जैसे ही वो चल बसे उनके बाद उनके सुपुत्र जालूकास आए। वो भी एक आभूषण ही थे कश्मीर के इतिहास में। उन्होंने भी अपने जो प्रताप आदित्य का शासन था उसको ही आगे बढ़ाया और कई नगरों का दोनों ने निर्माण किया। फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं राजा तुंगजीना। तुंगजीना जो थे वो बड़े विख्यात हुए अपने समय काल में कई कारणों के वजह से, और जो मुख्य कारण था वो उनकी जो काइंडनेस थी, जो दयालु हृदय था उनका, वो लोगों को काफ़ी भा गया। ऐसे बहुत कम राजा है या ऐसे कम राजाओं की मिसाल मिलती है जो लोगों के लिए जीते हैं, उनमें से ये एक है। और देखिए, मतलब समय का चक्र ऐसा चला उस वक्त के, एक तो जो उनकी रानी थी, रानी का नाम था वाकपुस्त जो थी उनकी रानी थी, वह भी उनके जो विचारधारा है उससे बहुत मेल खाती थी। वो भी बहुत परोपकारी थी। ऐसा लगता था दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और प्रजा भी इसको समझने लगी थी। दोनों ने कई मंदिरों का निर्माण किया और उन्होंने कश्मीर जो है, कश्मीर आपको बता दूं 2 भागों में बटा था। एक था माधव राज्य और दूसरा था क्रम राज्य जो था वो साउथ ऑफ कश्मीर, जो अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा साइड है, और माधव राज्य जो है वो बांडीपोरा, सोपोर या बारामूला क्षेत्र। इन्होंने माधव राज्य में कुछ ऐसे पेड़ पौधे उगाए जिनके फल बहुत ही प्रचलित हुए, और वहाँ पे क्योंकि सूर्य की जो तपिश थी वो अधिक मात्रा में है। अगर हम देखें तो जो क्रम राज्य है साउथ ऑफ कश्मीर, अनंतनाग साइड, वहाँ सूरज की जो तपिश है वो थोड़ी सी कम है और श्रीनगर में मध्यम है, और उससे कहीं अधिक माधव राज्य यानी बारामूला साइड, सोपोर साइड में पड़ती है। तो इसलिए फल फूल वहाँ अच्छे
उग जाते थे। तो वैसे भी कश्मीर जो धरती है वहाँ स्वयं से बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है जो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। फिर क्रम राज्य में या माधव राज्य में इन दोनों ने अपने अपने निर्माण किए, काम किए, और इसी समय काल में इनके यहाँ कवि हुआ करते थे जिनका नाम कंडका था। कंडका बड़े विख्यात थे और उनका काव्य ही सिर्फ विख्यात नहीं था, वो नाट्य शास्त्र में भी निपुण थे। और जो एक परंपरा चली थी भरत मुनि और कालिदासा की, उसको ही कंडका ने आगे चलाया। कंडका जो थे, ह्यून सैंग जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने अपने वर्णन में लिखा है कि अपने पुस्तकों में लिखा है, वर्णन किया है कि जब तिब्बत और चाइना में वो गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कंडका का जो नाट्य शास्त्र था उसका काफ़ी प्रभाव था। मतलब कुछ चाइनीज़ आ गए होंगे जिन्होंने कंडका का नाट्य शास्त्र वहाँ पे अपनाया, चाइना और तिब्बत के क्षेत्रों में। तो मतलब कहने का ये है कि कश्मीर जो थी वो बड़े ही विद्वानों से सुसज्जित थी पहले ही समय काल से, और भरत मुनि और कालिदासा का भी संबंध कश्मीर से आता है। ये हम किसी और विषय में या किसी और एपिसोड में इसको हम संबोधित करेंगे। फिर ये जो क्रम राज्य है या माधव राज्य है, क्रम राज्य को कानराज भी कहते हैं और माधव राज्य को मराज भी कहते हैं आज के युग में। अब देख, मैंने बोला समय का चक्र ऐसा चला, उनको रानी भी अच्छी मिली राजा तुंगजीना को। तो उसी समय काल में कुछ समय पश्चात वहाँ पे भयंकर सूखा पड़ा कश्मीर में, और इतना सूखा पड़ा कि लोग बड़े परेशान हुए और इन्होंने अपने खजाने खोल दिए। तुंगजीना ने, राजा तुंगजीना ने लोगों की सहायता की और उनको मदद जो पहुंचानी थी वो पहुंचाई। और ये भी है कि मदद करते करते सूखा समाप्त नहीं हुआ, और उन्होंने फिर अपने महल के द्वार भी खोल दिए जिसमें रानी ने भी उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने लोगों की सेवा की। तो जनलोक नायक तो थे वो दोनों दंपति, और दोनों दंपति बहुत ही अच्छे थे। मतलब ये दंपति जो थे ये बहुत ही जन सेवा में इतने प्रचलित हुए कि लोग इनको भगवान जैसा भी समझने लगे। फिर इनके तपोबल से या अच्छे कर्मों से कश्मीर में सूखा भी समाप्त हो गया, नई फसल उगी, और फिर वापस से जो जीवन है वो सरल होते गया। लेकिन राजा कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और राजा जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये रानी वाकपुस्ता से ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो स्वयं को भी अग्नि के अर्पण करती है। अब कई लोग इसको सती कहते हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा, मैंने पहले के एपिसोड्स में बोला कि ऐसा वर्णन पहले भी मिला था। कब मिला था? अगर आप याद रखते हो तो एक लव स्टोरी थी, कश्मीर फोकलोर स्टोरी, जिसमें हीमाल और नागराई की कहानी मैंने बोला था। अंत में हीमाल भी अपने आप को अग्नि के अर्पण करती है। बस यही दो संदर्भ मिलते हैं कश्मीर इतिहास में, लेकिन इनको हम कतई सती नहीं कहेंगे क्योंकि ये सती की श्रेणी में नहीं आते, ये प्रेम की श्रेणी में आते हैं। इनको किसी ने धक्का नहीं दिया कि आपको अग्नि को खुद को समर्पित करना है, ऐसी कोई प्रथा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये प्रथा जो है
सती की, ये भारतवर्ष में जब से बाहर से आक्रांता आए, ख़ास तौर पे मुस्लिम आक्रांता, उनकी वजह से ये सती प्रथा प्रचलित हुई। कहते हैं कि जैसे ही मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने जिस क्षेत्र में भी जाते थे उस क्षेत्र की स्त्रियों को उन्होंने ज़बरदस्ती उठाया और फिर उनको बाहर के देशों में, मतलब इजिप्ट, सीरिया एवं तुर्की में जाकर उनकी नीलामी की। ये उनका कल्चर था जिससे भारत मतलब था देखने को नहीं मिलती थी। तो ये एक नई जो चीज़ भारत के सामने आई, तो फिर भारत में सती प्रथा को बल मिला थोड़ा सा कि भाई अगर मुस्लिम आक्रांता उठाते हैं उससे अच्छा है अगर कोई सोल्जर मरता है, कोई सैनिक मरता है, कोई भी मरता है, इवन राजा मरता है, उसके साथ में उसकी पत्नी भी सती हुआ करती थी। जो भी मरते थे कहीं उनको ना उठाया जाए, बाकी अपना समाधान तो कर ही लेते थे। लेकिन हमने खिलजी के टाइम पे देखा कि पद्मावती का जौहर, वहाँ पे तो पूरे 10-20 हज़ार शतरानियों ने जौहर किया, आग को समर्पित किया, अग्नि को समर्पित किया खुद को। क्यों? कोई रासलीला रच रहे थे, बस खिलजी की नज़रों से बचना था। ये इतिहास ने हमें बताया है, लेकिन हम आज तक नहीं समझ पाए। ये हमारी कमज़ोरी है, ये और किसी की कमज़ोरी नहीं है। अब समझकर करना क्या है, ये हमारे शासकों को आज तक समझ नहीं आ रहा है। खैर, अब तो नए नए चोले ओढ़े जाते हैं, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसमें ये कहीं ना कहीं ढक जाते हैं ये सब चीज़ें। क्या आज भी हम नहीं देखते हैं धर्म विशेष के बारे में, मुस्लिम धर्म में, कि वहाँ पे जो ऐसे कृत्य है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है उनमें। और हम जो भारतवर्ष के लोग हैं वो उससे बहुत दूर थे, मतलब हमें ये कल्चर से हमारा कोई नाता नहीं था। खैर, समझ ही रहे हैं और हमें ज़्यादा नहीं समझना है, इसका समाधान ढूंढना है, ढूंढा जाएगा, एक ना एक दिन ज़रूर ढूंढेंगे। अब आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।